बी ब्लॉक के एलिमेंट में आप लोग पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन का यौगिक है आपसी अम्ल है, बनाने की विधि हो गई है, भौतिक गुण भी हो गए हैं। आज हम चर्चा करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। अम्ल है तो निश्चित है जल में विलेय है, जल में घुलकर ये पूर्ण आयनिक जल के साथ क्या क्रिया करता है, पूर्ण आयनों में बदल जाता है। हाइड्रोनियम आयन होता है। कैसे? H2O प्लस HNO3 जल में डाल दिया गया तो हाइड्रोनियम आयन होता है और नाइट्रेट आयन होता है। अम्ल है तो नीले की व्यवस्था को लाल भी कर देगा। क्षार के साथ या उदासीनीकरण क्रिया करता है। क्षार के साथ क्या करेगा, उदासीनीकरण क्रिया करेगा। कैसे? अर्थात लवण पानी बनाएगा। कोई क्षार ले लीजिए NaOH प्लस HNO3 तो सोडियम नाइट्रेट बना लेगा। NaNO3 लवण हो जाएगा और आपका पानी बन जाएगा। लवण और पानी और क्षार की क्रिया से लवण और पानी का बनना उदासीनीकरण क्रिया कहलाता है। क्यों? क्योंकि क्षार का OH आयन अम्ल का ये आयन मिलकर के पूर्ण उदासीन हो जाते हैं और लवण और पानी हमें प्राप्त हो जाता है। ये रहा क्षार के साथ। धात के साथ क्या करते हैं? धात के साथ उसे नाइट्राइड बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धात के साथ क्या हो, कोई धात ले Mg प्लस HNO क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 ट्वाइस और प्लस बैलेंस करो। बैलेंस धातुओं के साथ या धातु नाइट्राइड बना लेता है। अब और रासायनिक प्रक्रियाओं में हम चलते हैं सीधा से। धातु हाइड्रोक्साइडों को, धातु कार्बोनेट को और धातु ऑक्साइड को या उनके लवण में बदल देता है, नाइट्रेट लवण में बदल देता है। तो धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, क्लोराइड और उनके नाइट्रेट में बदल देता है। नाइट्रेट में बदल देता है। कैसे? आइए देखते हैं। चलिए, धातु हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। FeOH प्लस 3HNO क्या हो जाएगा? आयरन नाइट्रेट बन जाएगा। आयरन थर्ड नाइट्रेट बन जाएगा, पानी बन जाएगा। क्लोराइड FeCl3 प्लस HNO3 यहाँ भी 3 ले लीजिए। FeNO3 ट्वाइस, यहाँ ZnCl2 लिया जा सकता है, AlCl3 लिया जा सकता है प्लस H2 क्लोराइड हो गया। ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए, HNO3 ले लीजिए, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और आपका पानी अलग हो जाएगा। तो धातु हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड और ऑक्साइड को उनके नाइट्रेट में बदल देता है। अगर हम यहाँ जड़ें ले लें, ZnCl2 प्लस 2HNO3 तो हमें क्या बन जाएगा? ZnNO3 ट्वाइस प्लस H2 2HCl2 2H
उनके नाइट्रेट में बन जाएगा। यहाँ पर क्या, हाँ यहाँ HCl बनेगा। ये इस तरह से ये धातु हाइड्रोक्साइड ऑक्साइडों को उनके नाइट्रेट में बदल देता है। अब आगे है कि यह नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करके ऑक्सीकारक गुण भी प्रदर्शित करता है। और उनको ऑक्सीकृत भी कर देता। तो इसकी ऑक्सीकरण प्रक्रिया क्या है, जरा इसको हम लोग देख लें। यह अधिक कम सांद्रता, अधिक सांद्रता, ठंडे अवस्था में, गर्म अवस्था में या विभिन्न धातुओं से क्रिया करके अनेक ऑक्सीकरण प्रक्रियाएं प्रदर्शित करता है। आइए इसकी कुछ ऑक्सीकरण प्रक्रियाएं हम लोग देख लेते हैं। जैसे चलिए, अगर इसकी सांद्रता 6% लिया जाए, 6% सांद्रता पर तन व ठंडा हो, सांद्रता कितनी हो, 6% हो, अम्ल कैसा हो, डाइल्यूट हो, तन हो, और ठंडा हो, तो क्या क्रिया होती है। चलिए, जिंक कॉपर आयरन सभी से समान क्रियाएं प्रदर्शित करता है। जिंक से हम लोग देख लेते हैं Zn प्लस HNO3 क्या बना लेगा, जिंक नाइट्रेट बना लेगा। जिंक नाइट्रेट बना लेगा और पानी बना लेगा। और क्या बनाएगा, अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ 4 हो गया, 4 दूनी 8, 2 10, 4 तिहाई, 3 दूनी 6 चौक 24, प्लस NH4 क्या निकल गया, 3। तो यह अमोनियम नाइट्रेट जो उर्वरक की तरह उपयोग किया जाता है, इसका निर्माण कर लेता है। आइए, ठंडा हो, तन हो और सांद्रता 20% कर दिया जाए, 6 से बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, तब क्या होगा, तब ये जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। कैसे, Zn प्लस HNO3 एरोमा ZnNO3 ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2। तो हम यहाँ 4 ले लेते हैं, 4 अमोनियम, तो यहाँ पर 2 ले लें, 3 दूनी 6, 4 10 और 2 बैलेंस हो गया। जिंक नाइट्रेट मिल जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड मिल जाएगी, इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, और पानी। इसलिए नाइट्रेट का प्रयोगशाला में बनाने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि कभी कभी नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में अगर ये बन गया तो इसका काम है लोगों को हंसाना, और तब तक लोग हंसते रहेंगे जब तक कि इसका असर खत्म नहीं हो जाता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हंसने के कारण थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसके बनाने की विधिका या रासायनिक गुणधर्म के प्रयोगशाला अनुमति देना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो
आइए सांद्रता में हम और वृद्धि करते हैं। ठंडा ही रहे, ठंडी अवस्था में हो, लेकिन सांद्रता जो है 50% कर दिया जाए, तब यह क्या उत्पाद देगा? तब यह आपको नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा। आइए कैसे? Zn प्लस HNO3 आयरन जिंक नाइट्रेट देगा ही, धातु का नाइट्रेट बनाएगा, चाहे आयरन हो, चाहे कॉपर हो, चाहे जिंक हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे जो हो, नाइट्रेट बनेगा। इसके बाद क्या बनेगा? यहाँ नाइट्रस का, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा और पानी बन जाएगा। अब यहाँ पर भी हम समीकरण को बैलेंस करें तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन कम से कम 2 है, 2 तो होना ही चाहिए, लेकिन 2 अगर हम यहाँ कर देंगे तो 6 हो जाएगा और नाइट्रोजन हमारा 4 ही बच रहा है। इसलिए और क्वांटिटी बढ़ाइए तो 3 कर दिया जाए तो 3 जिंक नाइट्रेट हो जाएगा और नाइट्रिक अम्ल की संख्या हम कितना कर दें? 8 कर दें। क्यों? क्योंकि 3 दूनी 6 3 18 तो ढेर हो जा रहा है। 8 के कारण यहाँ 4 पानी बन जाएगा, 18 4 20 और 2 NO बन जाएगा। 3 दूनी 6 2 8, 6 3 18 2 20 और 4 24, 8 3 24 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो ठंडा और सांद्रता अगर 25% कर दें तो यह नाइट्रस की जगह नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन करने लगता है। इसी प्रकार सांद्रता अगर हम 70% कर दें और बढ़ा दें, जितना कि प्रयोगशाला में है, यहाँ पर सांद्र हो जाए, क्योंकि 70 आधे से अधिक चले गए तो ठंडा नहीं सांद्र होगा, सांद्र है और 70% सांद्रता के साथ ये वही उत्पाद देता है, लेकिन इसकी क्वालिटी में अंतर आ जाता है। कैसे? जिंक की मात्रा कम, नाइट्रिक अम्ल की भी मात्रा उसी अनुपात में कम हो जाती है और क्या बना लेते हैं? जिंक नाइट्रेट बनेगा ही और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस पानी बना लेगा। यहाँ पर 3 दूनी 6 4 10 और 2 12। ये कभी 70% सांद्रता के साथ भी यही प्रक्रिया हमारी 50% के साथ भी मिल गई, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया? गर्म करना है और यहाँ पर गर्म नहीं करना। ये इसी आयरन की जगह, जिंक की जगह अगर हम आयरन लिख दें तो हमारी शेष क्रियाएं चलती रहेंगी। यही अगर हम कॉपर लिख दें तो हमारा यहाँ कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, शेष वही रहेगा, कॉपर नाइट्रेट शेष वही, कॉपर नाइट्रेट शेष वही, कॉपर नाइट्रेट शेष वही। तो आयरन, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम सभी के साथ ये अलग अलग सांद्रताओं पर अलग अलग अवस्थाओं को देखते हुए अलग अलग उत्पाद बनाता रहता है, जिसमें धातु नाइट्राइड एक सामान्य यौगिक होता है। लवण जो है वो सामान्य होता है, क्योंकि धातु लवण से क्रिया करके, धातु अम्ल से क्रिया करके लवण बनाती है, तो लवण का बनना अनिवार्य है। शेष अन्य उत्पाद जो हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये इसकी अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं कि हमारी अदर कंडीशन क्या है, यहाँ गर्म किया जा रहा है कि नहीं गर्म किया जा रहा है, सांद्रता हमारी कितनी है, उसी अनुसार से उत्पाद हमारे प्राप्त होते रहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं इसकी और क्रियाएं क्या हैं। ये तो भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर था। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक यौगिकों के साथ इसकी क्रिया को हम नाइट्रेशन कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के साथ नाइट्रिक अम्ल की क्रिया को क्या कहा जाता है? नाइट्रेशन कहा जाता है। और यह कार्बनिक यौगिकों का नाइट्रेट बना देता है। जैसे बेंजीन के साथ क्रिया देख लीजिए,
C6H6 प्लस HNO3 क्या बना लेगा C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन प्लस H। किताबों में अपनी अगर बेंजीन रिंग के रूप में दी गई है तब भी सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। ये बेंजीन है आपका और प्लस HNO3, यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से OH निकल जाएगा, बचेगा क्या कि बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा NO2 आ गया और पानी हमारा निकल गया। ये कार्बनिक यौगिकों के साथ नाइट्रेशन क्रियाएं देता है। आइए चीनी के साथ इसकी क्रिया देखें। सुक्रोज, चीनी माने C12H22O11, चीनी के साथ, ये भी कार्बनिक यौगिक है। इसके साथ क्या क्रिया देगा, तो चीनी के साथ जब हम नाइट्रेट अम्ल की क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, नाइट्रेट के बाद, नाइट्रेट के अलावा हमें क्या प्राप्त होता है, तो निश्चित है कि हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और ऑर्गेनिक अम्ल मिल जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। ये कितना है, 12 है। तो ये कार्बन जो है, चीनी का कार्बन परमाणु ऑर्गेनिक एसिड में बदल जाएगा। 12 है तो 6 में बदल जाएगा, 6 ऑर्गेनिक अम्ल बना लिया। और क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा और क्या बना लेगा, पानी बना लेगा। तो ये कितना है, 22। तो पानी निश्चित कितना बने, 22 में से 12 निकल गया है, 6 यहाँ 12 निकल गया, बचा 10। 10 माने 5 और पानी निकल गया। तो 5 दूनी 10, 10 और 12 10 22, यहाँ क्या हो जाएगा 36। अगर हम ले लें तो क्या बच जाएगा, 22 और 36 48, 12 निकल गया तो कितना बच गया 36 बच गया। 36 में 18 अण पानी बन गया। और क्या बना, ये चलो ये कितना हुआ, यहाँ पर जितना है उतना ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इस तरह से चीनी के साथ भी ये अपनी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पाद के रूप में और ऑर्गेनिक अम्ल का निर्माण कर ले रहा है। और एक इसका उपयोग और है जो स्वर्णकारों के यहाँ किया जाता है कि एक्वारेजिया का निर्माण कर लेते हैं। एक्वारेजिया क्या है कि 3 मात्रा HCl की और 1 मात्रा HNO3 की अगर मिला लिया जाए तो इसे कहते हैं एक्वारेजिया या अम्लराज। स्वर्णकारों के पास प्रायः होता है ये, और करते क्या है कि न क्रिया करने वाली धातु में सोना चांदी इसी एसिड में डुबाते हैं तो लगभग 1/3 या 1/6 पार्ट आपका सोना चांदी इसी में गल जाता है और नया चमकीला सोना आपको मिल जाता है। स्वर्णकार ने कहा तुमको हमने साफ कर दिया, ले जाओ इसको। 1/6 तो उसके पास ऑलरेडी चला गया है, प्लस आपने उसकी धुलाई भी दे दी है। इस तरह से स्वर्णकार का आम गुठलियों का दाम मिल जाता है, दोहरा लाभ हो जाता है। और 3-4 बार ऐसे आप बदल लीजिए तो सारा सोना किसका हो गया, सोना का हो गया। तो ये अम्लराज जो होता है ये सोना चांदी प्लेटिनम आदि धातुओं के साथ क्रिया करके उनको गलाने का प्रयास करता है। जितनी देर यह इसमें डिपकिया रहेगा उतना ही ज़्यादा सोना या चांदी आपका उसमें गलता रहेगा। तो ये अम्लराज निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। आइए नाइट्रिक अम्ल के अन्य उपयोग हम देख लें। तो प्रयोगशाला कर्मक के रूप में, अम्लराज के रूप में, धातु नाइट्राइड बनाने में
अमोनियम नाइट्रेट जैसे उर्वरक निर्माण में, प्लस अम्लराज के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह नाइट्रिक अम्ल की विभिन्न केमिकल प्रॉपर्टी आप लोगों ने देखा। यह ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण की तरह भी काम करता है, अर्थात यौगिक के विभिन्न ऑक्साइडों में ऑक्सीकृत कर देता है। धन्यवाद।